हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक के कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे पास उसमें कह रहा है कि एक कार वेट 1800 किलोग्राम। कोई कार है जिसका जो मास है वो कितना है, 1800 किलोग्राम। ठीक है। कह रहा है बिटवीन इट्स द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एक्सल। चलो ये हमने इमेजिन किया यहाँ से। ये है कंप्लीट हमारे पास एक्सेल। ठीक है। ये है फ्रंट और ये है बैक। अब वो कह रहा है इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। तो फ्रंट एक्सल ये था और यहाँ से कुछ डिस्टेंस है इसकी। और ये डिस्टेंस हमसे बोल रहा है कि ये डिस्टेंस है 1.05 मीटर। ठीक है। फ्रॉम द फ्रंट एक्सल जो उसने बोला है। ठीक है। कह रहा है कि the distance between front and back axle is 1.8 मीटर। कह रहा है जो टोटल डिस्टेंस है फ्रंट और बैक एक्सल की वो 1.8 मीटर है। कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मिल गया फ्रंट एक्सल से 1.05 मीटर दूर है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। तो हमारे पास ग्राउंड जो पार्ट है वो यहाँ है। ठीक है, जो व्हील के साथ कांटेक्ट में है। और क्वेश्चन का कहना है कि हमें बताना है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब यहाँ से कोई फोर्स लगेगा, ऐसे ही यहाँ से कोई फोर्स लगेगा। ये R1 नाम दे देते हैं, ऐसे R2। ठीक है, R1 R2 हो गए दोनों। चलिए, अब हमारे पास क्या है, जो रॉड है यानी जो कार है वो हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मतलब नेट जो फोर्स है वो जीरो है। तो लिखते हैं एट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। जैसे ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो जीरो। इसका मतलब R1 प्लस R2 बराबर होगा, इसे बैलेंस कौन करेगा यहाँ पे, mg। और m क्या है हमारे पास, मास ऑफ कार, विच इज इक्वल 1800 इंटू जी। ठीक है, R1 प्लस R2 अरेंज हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं हमारे पास जो कार है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को भी फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो, आप देख रहे हो कि R1 जो है वो हमारा क्या कर रहा है। R1 देखो, जिस भी फोर्स को ऑब्जर्व करना है उसमें हम देखते हैं कि R1 जो है ऊपर की तरफ गया। तो जब R1 की साइड से एक्सल ऊपर जाएगा तो दूसरा हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे आया। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये हो गई क्लॉकवाइज। तो R1 क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए हो गया। एट द सेम टाइम अगर आप बात करोगे R2 के बारे में तो देखो R2 वाला जो हिस्सा है, R2 वाला फोर्स ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। एट द सेम टाइम जिधर R1 लग रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से नीचे आया। तो फोर्स की डायरेक्शन है अगर हम डिसाइड करते हैं ये हमें मिलता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो R1 जो है वो हमारा क्लॉकवाइज के लिए है और R2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ से R1 R2 हमने डिसाइड कर लिया। अब हमारा जो टॉर्क है वो क्या होगा, कौन सेम हो, जीरो होगा नेट टॉर्क। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो लिखते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है किसके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क कितना है, जीरो। ठीक है। चलो जी, क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए क्या था, क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है R1। R1 के साथ देखना एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वहां से डिस्टेंस हमने चेकआउट करनी है। और ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमारे पास जो है क्वेश्चन में वो गिवन है हमें 1.05। तो इसीलिए यहाँ मैंने लिख दिया ये हो गया 1.05। इक्वल में अब आता है R2। R2 के लिए देखना है, R2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बनेगा, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास बनी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो 1.8 माइनस 1.05। ठीक है। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो पता चलता है R1 इंटू 1.05 इक्वल आता है R2 के साथ में 0.75। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो पता चलता है R1 डिवाइड बाय R2, R1 डिवाइड बाय R2 विल बी इक्वल किसके हो गया, 0.75 डिवाइड बाय 1.05। अगर इसे सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर हमें मिलता है फाइनली, ये आया हमारे पास
5/7, ठीक है, तो रीअरेंज हो गया। यहां से अगर हम R1 की वैल्यू निकालते हैं तो R1 हमारे पास कितना आता है, R1 आता है 5/7 टाइम्स ऑफ R2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करना है। देखो फ्रॉम 1 और 2 से क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 हम देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है और 2 हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, R1 की जो वैल्यू है वो रिप्लेस करते हैं। तो R1 की जगह हम रखते हैं 5/7 R2, ठीक है, प्लस में अगेन R2 इक्वल हमारे पास क्या आता है, ये आता है 1800, और जी की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर 10, ठीक है। जैसे ही जी की वैल्यू 10 प्लेस करते हैं तो आंसर देखो कितना मिलता है, एलसीएम लेते हैं 5R2 प्लस में 7R2 डिवाइड बाय 7 इक्वल के साथ आता है 18,000, ठीक है। चलो जी, आगे देखते हैं कहानी अब। आगे का जो रिजल्ट है वो क्या आता है, देखो यहाँ हमें मिला, यहाँ मिलता है कितना, ये आता है हमारे पास 12R2 इक्वल 7 × 18,000, ठीक है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आती है, R2 की वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं 18,000, तो ये आता है हमारे पास 10500, ठीक है। इतने न्यूटन आया R2। अब क्या करना है, R1 निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन नंबर 2 देखोगे तो हमें क्या मिलता है, R1 इक्वल है 5/7 × R2, ठीक है। तो 5/7 × R2 अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें आंसर कितना मिलता है, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा, देखो 5/7 × 10500, ठीक है। R1 इक्वल आता है हमारे पास 10500 डिवाइड बाय 7। सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा कंप्लीट 7500 न्यूटन, ठीक है। ये क्या वैल्यू आती है हमारे पास, R1 आ गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने पूछा है, देखो क्वेश्चन ने पूछा है डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है फ्रंट व्हील और ईच बैक व्हील। तो कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना था, फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड, फाइनल आंसर मिलता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रंट व्हील, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं फ्रंट व्हील के लिए हमारे पास क्या था, फ्रंट व्हील देखो R1 है, R1 कितना आ रहा है 7500 न्यूटन, 7500 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों व्हील्स के लिए रिएक्शन था, ये जो रिजल्ट आया है ये दोनों व्हील के लिए, लेकिन उसने पूछा है ईच व्हील। तो आंसर क्या मिलेगा, देखो डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलता है 3750 न्यूटन, ठीक है। ये आया किसका, फ्रंट व्हील के लिए। ऐसे ही क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच, सॉरी, ऑन ईच आएगा, बाय नहीं है, ऑन ऑन ईच बैक व्हील, ठीक है। अगर बैक व्हील के लिए निकालोगे तो बैक व्हील के लिए देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है, पहले बैक व्हील के लिए इतना आ रहा है तो अब इसका हाफ करना पड़ेगा, तो 10500/2 सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिला, 5250 न्यूटन, ठीक है। ये आता है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसे जल्दी फटाफट देख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7.10। 7.10 का कहना है हमसे कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट a tangent to the sphere, given moment of inertia of the sphere about its diameter, diameter के अबाउट दे रखा है, कितना है 2.5। चलो जी, आंसर बनाते हैं इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर किसके अबाउट, डायमीटर, डायमीटर के दे दिया 2/5 mr², ठीक है। अब वो कह रहा है हमसे कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। चलो, तो हमने इमेजिन किया ये हमारे पास हो गया स्फीयर,
ठीक है, अब उसने कहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट निकालना है तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट के बाद उसने कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट डायमीटर, डायमीटर हमें गिवन है। ठीक है, डायमीटर के अबाउट गिवन था, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हम जानते हैं, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास आर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अगर हम यूज करें, देखो यहाँ पे एक एक्सिस जो है वो सेंटर से पास हो रही है, नहीं डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है और ये टेंजेंट है, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, कौन सी थ्योरम आती है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स ऑन पैरेलल एक्सिस। ठीक है, यहाँ हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। जैसे ही पैरेलल एक्सिस की थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है एक्सिस, चलो इसे नाम दे दिया मैंने ए बी। तो क्या आता है आई ऑफ ए बी जो होगा इट विल बी बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, क्योंकि एक्सिस डायमीटर वाली देखोगे तो डायमीटर वाली जो एक्सिस है वो हमारे पास क्या कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सेंटर से पास हो रही है तो मैं यहाँ से इसे कह सकता हूँ, ये क्या मिलेगा आई डी प्लस, ठीक है, क्या आएगा एम आर स्क्वेयर। देखते हैं कितना गिवन है, आई डी है 2/5 एम आर स्क्वेयर, प्लस में एक और एम आर स्क्वेयर, एलसीएम बनाते हैं तो ये आता है 7/5 एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा सॉल्व हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्फीयर अबाउट टेंजेंट टू द स्फीयर। ठीक है, चलिए अब इसके दूसरे पार्ट के पास चलते हैं। सेकंड पार्ट में इसका क्या कह रहा है गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑफ मास m अबाउट इट्स डायमीटर इज m²/4। कह रहे हैं जी डिस्क के लिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है डिस्क के लिए लेकिन किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, जिसकी वैल्यू कितनी है m r²/4। कह रहा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एज। ठीक है, तो हमारे पास जो कहानी है कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास हो गई डिस्क, अब क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल टू द प्लेन है, तो नॉर्मल टू द प्लेन है तो इट मींस हमारे पास जो डिस्क है, जो एक्सिस है जिसके अबाउट हमने रोटेशन देनी है वो कुछ इस तरीके से टच होके जा रही है। ठीक है, और जो वो टच होके जा रही है, और एक चीज हमें गिवन है कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो डायमीटर के अबाउट जब अवेलेबल है तो डायमीटर में हमने देखा ये हमारे पास बन गया डायमीटर, एक डायमीटर ये है और एक डायमीटर हम कह सकते हैं ये होगा। तो इन दोनों डायमीटर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डायमीटर्स के लिए अगर हम क्वेश्चन में चलते हैं तो डायमीटर के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक चीज हमें डिसाइड करनी है, क्या करना है, सबसे पहला काम हमारे पास होगा सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, एज हम जानते हैं, क्या पता है हमें, एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, सेंटर के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए 1/2 एम आर स्क्वायर होगा। या तो हम याद रख लें या फिर हमारे पास जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि सेंटर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आई सी बराबर क्या होगा, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारे पास किसके बराबर होगा, दो डायमीटर हैं mr² बाय 4 प्लस mr²/4, तो इसे हम लिख सकते हैं mr²/2। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो हमें निकालना है, देखो एक एक्सिस जो है ना वो सेंटर से पास होगी, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ये होगी मेरी, ये क्या है इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन मैं इसे बोलूंगा। अब ये वाली एक्सिस जो होगी और ये एक्सिस, ये दोनों पर पैरेलल हैं, जब पैरेलल हैं तो पैरेलल एक्सिस के हिसाब से क्या आता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल एक्सिस के हिसाब से क्या मिलता है हमें, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के हिसाब से मिलता है 1/2 एम आर स्क्वायर। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसे नाम दे दिया आई ए बी, तो आई ए बी विल बी इक्वल होगा 1/2 एम आर स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये कितनी है आर, पैरेलल एक्सिस पे गया तो यहाँ लिख दिया प्लस में एम आर स्क्वायर, और फाइनल आंसर मिलता है 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर ये है और फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास ये था। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है इक्वल टॉर्क, टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अप्लाइड टू ए होलो सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, दोनों केसेस में टॉर्क सेम लग रहा है, बोथ हैविंग सेम मास, दोनों का मास सेम है और रेडियस भी सेम है। ठीक है, आगे कह रहा है द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर एक्सिस ऑफ द सिमेट्री एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, विच ऑफ द टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर ए गिवन टाइम। सॉरी, देखो हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा जो है ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, सिलेंडर गेन करेगा या स्फीयर गेन करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज हमें डिसाइड करनी है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा नॉट को अगर हम फिक्स कर देते हैं, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी सेम लेना है, और फिर कह रहा है अल्फा, तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका ओमेगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अल्फा कैलकुलेट करना है किसका ज्यादा होगा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा। ठीक है, एज एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, उसने कहा भी दोनों में टॉर्क जो है कांस्टेंट लग रहा है, यानी सेम टॉर्क अप्लाई हुआ है। जब दोनों में सेम टॉर्क अप्लाई हुआ तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा होता है। तो मैं लिख सकता हूँ टॉर्क जब सेम है एज, टॉर्क किसके लिए, स्फीयर के लिए, और टॉर्क किसके लिए, सिलेंडर के लिए, दोनों टॉर्क क्या है, सेम है। तो हमारे पास टॉर्क के लिए लिखते हैं हम आई सॉलिड, स्फीयर है, अल्फा स्फीयर बराबर होगा किसका, आई सिलेंडर और अल्फा सिलेंडर। ठीक है, यहां से अगर हम डिसाइड करते हैं कहानी को आगे, तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्फीयर डिवाइड बाय अल्फा सॉलिड, सॉरी अल्फा सिलेंडर, यानी जो एक्सेलरेशन है किसका, सिलेंडर का, ये दोनों बराबर कर लेते हैं। और जब ये दोनों हमारे पास बराबर आता है, तो ये डिवीजन में हमने अरेंज किया, तो यहाँ हमें मिलता है इनर्शिया ड्यू टू सिलेंडर डिवाइड बाय इनर्शिया ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, तो सिलेंडर का इनर्शिया क्या था, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सिलेंडर के लिए लिख दिया एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय सॉलिड स्फीयर। अब स्फीयर जो है, दूसरा स्फीयर बोला है, स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, यहां से रीअरेंजमेंट करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, यहां से मिलता है भाई अल्फा स्फीयर डिवाइड बाय अल्फा सिलेंडर बराबर आया किसके, 5/2 के। इट मींस अल्फा ऑफ स्फीयर जो होगा, अल्फा स्फीयर का ग्रेटर है अल्फा सिलेंडर से। ठीक है, तो जब अल्फा स्फीयर का ग्रेटर है अल्फा सिलेंडर से, तो इट मींस हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, देखो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर दिया था, ऑलरेडी हम जानते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। तो जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ओमेगा किसका, सॉलिड स्फीयर का, विल बी ग्रेटर देन ओमेगा किसका, सिलेंडर। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है हमारे पास कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 20 किलोग्राम है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 किलोग्राम रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो जी देखते हैं आंसर। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर का मास अवेलेबल है, मास ऑफ सिलेंडर बराबर है 20 किलोग्राम, और कह रहा है जिस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है उसकी एंगुलर स्पीड दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड। कहता है रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो रेडियस है दैट इज बराबर 0.25 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन। करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन बताना है। देखो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई दे रखा है, नहीं दे रखा, ओमेगा दे रखा है, दे रखा है। देखो हम लिख सकते हैं इसे 1/2 एज इट इज आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी, सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, प्लेस करते हैं तो कितना मिलेगा आंसर, 1/2 एज इट इज है, एम कितना है 20, आर कितना है 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, इनटू में लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा कितना है, ओमेगा हमें दे रखा है यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू है 100। ठीक है, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ लिख दिया हमने 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है रोटेशन की,
अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बराबर आता है, कैलकुलेशन जैसे ही हम इसकी कंप्लीट करते हैं तो देखो आंसर कितना मिलेगा। आंसर हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करने पर 3125 जूल, ये मिला 10 डिवाइड बाय 2, ये भी आएगा। ठीक है, ये 1/2 आ गया और आई 1/2 इसका है। ठीक है, तो ये मिला 5 36। ठीक है, ये आंसर आता है मल्टीप्लाई करने पर 3125 जूल। ये आती है काइनेटिक एनर्जी किसकी, रोटेशन की। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस। बेटा उसने एंगुलर मोमेंटम पूछा है। देखो हमारे पास क्या था, एज हम जानते हैं, क्या पता है हमें, एल जो होता है वो क्या होता है, आई ओमेगा के बराबर होता है। अब एल वो पूछ रहा है, तो एल का फॉर्मूला क्या मिला मुझे, आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज हमारे पास कितना है, 1/2 mr² इंटू में ओमेगा। ओमेगा चलो एज इट इज रखते हैं, तो 1/2 रख दिया। एम की वैल्यू कितनी कह रहा है, एम हमारे पास है 20 इंटू में r²। आर था 0.25, स्क्वेयर करना है, और फिर है आगे ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100, मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ से, कैलकुलेशन हमारे पास बनती है यहाँ से, देखो ये आया 10 6.25, 10 into 0.0625 इंटू 100। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक गया, देन आंसर हमें क्या मिलता है, ये फाइनल आंसर हमें मिलता है 123 यानी 62.5 जूल सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलिए 13 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि एक चाइल्ड है, स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ ए टर्न टेबल। ठीक है, विद हिज आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच्ड है, एंड द टर्न टेबल इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। चलो आंसर बनाते हैं। तो ओमेगा हमें अभी गिवन है कितना है, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सबसे पहला काम है इसे 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट से ट्रांसफर करना है, किस में, आरपीएस में। तो आरपीएस में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, 40 इंटू 2 पाई, और फिर क्या करना है, डिवाइड बाय 60। ये हो गया हमारा आरपीएस में ट्रांसफर। ठीक है, आगे कहता है हाउ मच एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड हिज हैंड बैक एंड reduce द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। अगर हम I1 को कंसीडर करते हैं आई, तो I2 हमारे पास कितना आया क्वेश्चन के हिसाब से, I2 की वैल्यू हमारे पास रहेगी, I2 विल बी इक्वल टू बाय 5 टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, अब उसने पूछा है भाई ओमेगा कितना होना चाहिए, एंगुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी देखते हैं। अब क्या है, एज नो एक्सटर्नल टॉर्क 0। ठीक है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, दिस इंप्लाइज L1 जो है बराबर L2 रहेगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं इसे, L1 मतलब I1 ओमेगा 1, और दूसरा आया I2 ओमेगा 2। ठीक है, तो यहां से रीअरेंज करोगे, अब I1 ओमेगा 1, अब देखो I1 कितना था, I ओमेगा 1 कितना था, 40 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60 इक्वल आई टू के लिए बोला था क्वेश्चन ने, 2/5 टाइम्स है, और फिर हो गया यहाँ पे ओमेगा 2। तो आई से आई गया, 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये 12, और ये आया 10, ये आया 3। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, ओमेगा 2 फाइनली हमें मिलता है 10 पाई डिवाइड बाय 3। ठीक है, सॉरी, तो ये मिला यहाँ से 4। ठीक है, सॉरी नॉट रेडियन, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, आरपीएस आ गया, रेडियन पर सेकंड में हमारा आंसर जो है कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है जी, कंप्लीट है कहानी। चलिए आगे करते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर, चलो एक और चीज है इसने। अब कह रहा है कि शो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। चलो जी,
पहले क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास, प्रूव करना है, चलो कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने कंसीडर किया भाई, उस वो हमारे पास है K1 विच इज इक्वल टू, शो दैट द न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये था, ठीक है। और यहाँ से अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो 1/2 I, ओमेगा का कितना है हमारे पास, ओमेगा था 40 × 2 पाई डिवाइड बाय 60 होल स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, इसे आरपीएस में ही यानी रेवोल्यूशन पर मिनट में ही रहने देते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन पर मिनट में छोड़ते हैं तो हमारे पास कितना है अभी, 40 का स्क्वायर। अब करना है K2 का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 1/2 I2 × ω2, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज आया। I2 के लिए बोला है 2/5, और ω2 अगर हम अरेंज करने जाते हैं तो देखो इसे आरपीएस से आरपीएम में ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिलेगा भाई हमारे पास। इस रिजल्ट को क्या करना है, इस रिजल्ट को 60/2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, अगर आप इसे आरपीएस में ट्रांसफर करोगे, या फिर अगर आरपीएम में रहने देते हो तो आरपीएम में रहने दो, ठीक है। चलो देखो, आरपीएस में अगर हम इसे ट्रांस आरपीएस से आरपीएम में ट्रांसफर करेंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट में ट्रांसफर करोगे इस वैल्यू को अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट में ट्रांसफर करोगे तो आंसर कितना मिलेगा। ये आंसर हमारे पास आएगा, यहाँ से ω2 बराबर है, तो यहाँ आया 10 पाई/3, और यहाँ हो गया 60 ऊपर है, और नीचे रहा 2 पाई, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट सॉल्व किया 20, यहाँ से सॉल्व किया पाई गया, और ये मिलता है 5। इट मीन्स ये कितना आता है, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 100 आरपीएम, ठीक है। तो आंसर जो है हम आरपीएम में कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर 100 ले लिया, 100 का स्क्वायर इंटू 2/5 टाइम्स ऑफ आई। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये K1 कितना था जरा देखो, ये आता है 1600 यानी 800 I, और यहाँ से कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 100, ये आता है हमारे पास 10,000 डिवाइड बाय 5I, इट मीन्स 2000 I, ठीक है। तो जैसा हमारे पास था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम है और फाइनल ज्यादा है, वो हमें मिल रहा है K1 लेस देन है K2 से, ठीक है। फिर हाउ वुड यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताना है कि ये जो इंक्रीज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, ये किस वजह से हुआ है। ड्यू टू चेंज इन, क्या हुआ हमारे पास, इनर्शिया, इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंजमेंट हमें मिला, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन इनर्शिया, ड्यू टू चेंज इन inertia, the rotational kinetic energy will increase due to internal factors, ठीक है। कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास बाउंड राउंड सिलेंडर ऑफ मास 3 किलोग्राम, ठीक है। चलो सिलेंडर का मास दे दिया कितना है, 3 किलोग्राम, एंड रेडियस है 40 सेंटीमीटर, तो 40 × 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 न्यूटन, यानी कि जो अब अप्लाइड फोर्स है रोप को खींचने के लिए, उसकी वैल्यू 30 न्यूटन है। एंड देन क्वेश्चन ने कहा है, assume that there is no slipping, ये वर्ड बहुत जरूरी है कि यहाँ कोई स्लिपिंग नहीं है, और सिलेंडर जो है वो क्या है, होलो। होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² होता है। चलो रेडियस को हम लोग कैपिटल आर ले रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल R² ही लिखते हैं।
अब देखो स्लिपिंग नहीं है, मतलब सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू अल्फा। ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, और फोर्स अप्लाई किया है कितना, 30 न्यूटन। तो ये मेरे पास हो गया, हमने लिख दिया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर होगी इसकी रेडियस। तो अब इसने पूछा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एफ आर डिवाइड बाय आई। ठीक है, एफ आर डिवाइड बाय आई अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आया, एफ कितना है देखो, एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ हमारे पास है 30 इंटू आर। आर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 40 इंटू 10⁻⁻²। डिवाइड बाई बचा आई। आई क्या होगा, आई होगा हमारा m इंटू आर स्क्र। तो m कितना है, m है 3, r है 40, तो 40 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है। कैलकुलेशन करने पर आंसर मिलेगा 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब इसने पूछा है जी व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ रोप। लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, तो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लिखते हैं ए इक्वल होगा हमारा अल्फा इंटू आर। और अल्फा कितना आया था, अल्फा की वैल्यू थी 25, आर की वैल्यू थी 0.4। आंसर कितना मिलता है हमें, ये मिलता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लास्ट। टू मेंटेन ए रोटर, टू मेंटेन ए रोटर एट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कितनी है 200 रेडियन पर सेकंड, एन इंजन नीड टू ट्रांसमिट ए टॉर्क। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, कह रहा है 200 रेडियन पर सेकंड है। आगे कह रहा है टॉर्क कितना लगा, 180 न्यूटन मीटर। कह रहा है व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। देखो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है लीनियर मोशन में पावर बराबर एफ इंटू वी। और अगर यहीं पर रोटेशन में आते हैं तो फोर्स की जगह आता है टॉर्क, और वी की जगह आता है ओमेगा। उसने पूछा गया क्वेश्चन ने, पावर ही पूछा है, टॉर्क दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। टॉर्क कितना है 180, टॉर्क ये ओमेगा हो गया 200। आंसर कितना मिलता है 36,000 वॉट। ये हमारे पास आंसर आता है जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, क्लियर कहानी। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे P बराबर 36 किलो वॉट। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे।